स्वागत है आपके YouTube चैनल महादेव ऑफिशियल में। मैं हूं विकी और आज मैं पढ़ाऊंगा हिस्ट्री क्लास 12 की चैप्टर नंबर 2। चैप्टर का नाम है आपका राजा किसान और नगर। लेकिन इस चैप्टर को सीबीएसई वालों ने क्या किया है, इस बार नाम चेंज कर दिया। बस इसका नाम चेंज किया है और कुछ नहीं किया है। सिलेबस आपका वैसा ही वही आपको पढ़ना है जो पहले पढ़ना था, बस इसका नाम चेंज हुआ है। तो ये आपका जो है राजा किसान नगर, इस चैप्टर में पहले आपको ये देखना है कि आपको कौन कौन सी जो है टॉपिक कौन कौन सी पढ़नी है, आपको कौन कौन सी टॉपिक कवर करनी है। तो मैं आपको बता रहा हूँ, हमने हड़प्पा सभ्यता पढ़ लिया, आपको तो आता ही होगा, हड़प्पा सभ्यता आपने पढ़ लिया, तो इसे हम करते हैं कट। अब इसके बाद आ जाता है आपका वैदिक सभ्यता, ठीक है। तो वैदिक सभ्यता, इसके बाद आ जाता आपका हर्यक सभ्यता, फिर आता आपका नागवंश, फिर आता आपका नंदवंश, फिर आता मौर्य वंश। तो जो आपका नागवंश, हर्यक था और आपका वेद था, इन चीज़ों को हमें क्या करना है, पढ़ना नहीं है, ठीक है। क्योंकि हमारे सिलेबस में इसको ज़्यादा दिया ही नहीं है, तो हमें पढ़ना नहीं है इसको। हमें पढ़ना क्या है, मौर्य वंश पढ़ना है। क्योंकि इस चैप्टर में जो है आपका दूसरा चैप्टर, इसमें मौर्य वंश के बारे में बहुत ही विस्तारपूर्वक से बताया गया है, तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे, मौर्य वंश के बारे में। लेकिन अगर मौर्य वंश को पढ़ना है तो हमें कुछ जो वंश दे रखा, जो आपका इससे पीछे वाला जो वंश है, उसको पढ़ना जरूरी है। क्योंकि अगर उसको जानेंगे तभी तो हमें मौर्य वंश के बारे में पता चलेगा। तो हम देखो चलते हैं भाई, आप वेद के बारे में थोड़ा आपको बता देते हैं, फिर आपका जो है नागवंश और हर्यक वंश और आपका जो नंदवंश है, ठीक है, इनको भी देख लेते हैं, फिर हम करते हैं चैप्टर की आगे में, तो बढ़ाते हैं इसको। तो आपका जो वेद था, वेद जो था ना, वेद में आपका पहला आया था ऋग्वेद, ठीक है। तो वैदिक सभ्यता आई थी आपकी 1500 से 600 BC में, ठीक है। और जो आपका वेद था, वेद में पहला वेद आपका था ऋग्वेद, ठीक है। तो ऋग्वेद पहला वेद था, फिर इसके बाद और सारे वेद आए थे। जैसे कि वेद में बताया जाता है कि वेद होते हैं 4 प्रकार के। एक होता, पहला आपका होता है ऋग्वेद, जो प्रथम वेद होता था। फिर इसके बाद आपका आ गया सामवेद, फिर आपका आ गया यजुर्वेद, फिर आ गया आपका अर्थवेद। तो आपके जो वेद होते हैं 4 प्रकार के वेद होते हैं। तो वेद का जो काल था वो 1500 से 600 BC तक था, ठीक है। ये था वेद के बारे में, आप जान गए। अब इसको अगर विस्तार पूर्वक से पढ़ना चाहोगे तो आप कमेंट में करके मुझे बताना, मैं विस्तार पूर्वक आपको बताऊंगा कि वेद के बारे में अच्छे से बताऊंगा आपको। फिर इसके बाद आ जाओ यहाँ पे, आप देखो हर्यक वंश और आपका जो नागवंश, इसको छोड़िए तो आएगा नहीं आपके चैप्टर में। हम आ जाते हैं किस पे, आ जाते हैं नंदवंश पे, ठीक है। क्योंकि जो मौर्य वंश था ना, वो नंद वंश को क्या करके पतन करके तब ये क्या हुआ, मौर्य वंश का विस्तार हुआ था, ठीक है। तो पहले नंदवंश देख लेते हैं। नंदवंश जो था ना, नंद वंश का जो संस्थापक थे, उनका नाम था महापद्म नंद। क्या नाम था, महापद्म नंद, ठीक है। और इनके जो आखिरी शासक थे नंद वंश के, वो उनका नाम था घनानंद, ठीक है। वही घनानंद जिसने क्या किया था, चाणक्य की बेइज्जती किया था अपने दरबार में, उन्हीं का वही है घनानंद, ठीक है। अगर इसको अगर आप विस्तार पूर्वक पढ़ना चाहोगे तो भाई कमेंट में बताना, इसकी वीडियो में अलग से बना दूंगा। तो जो फिर ये जो आपका घनानंद था, इसको पराजित कर दिया। कौन किए थे पराजित, चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था। जो मौर्य वंश के क्या थे, पहले क्या थे, ये शासक थे चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है। इन्होंने क्या किया, इनको पराजित कर दिया घनानंद को, और अपने में क्या कर दिया, इसको मिला लिया नंद वंश को। तो मौर्य वंश का क्या हुआ, स्थापना हुआ। तो मौर्य वंश के पहले शासक कौन थे, मौर्य वंश के सबसे पहले शासक आपके होंगे चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है। और जो इनका नीति, मतलब जो इसको जो कानून बनाते थे, जो इनको मतलब ज्ञान देते थे, शिक्षा देते थे, जैसे बोल सकते हैं कि गुरु इनके गुरु आपके थे कौटिल्य और चाणक्य, और इनको विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। तो ये किंग मेकर थे आपके, जो चाणक्य जिसे विष्णुगुप्त बोलते हैं, कौटिल्य भी बोलते हैं। और किनके भाई ये किंग फिशर थे, ये थे आपके किंग, नाम था उनका चंद्रगुप्त मौर्य के, ठीक है। तो ये आप जान गए कि भाई जो था आपका चंद्रगुप्त पहला शासक था मौर्य वंश का। इसके बाद फिर आपके जो कौटिल्य और विष्णुगुप्त थे, वो क्या थे, इनके भाई गुरु थे, जो इनको ज्ञान देते थे, कानून बताते थे, ये थे। अब इसके देखो चंद्रगुप्त के बाद इनका बेटा है, चंद्रगुप्त के बेटे का नाम था बिंदुसार, ठीक है। बिंदुसार के बाद कौन आ गया, इस अशोक आ गया। अब अशोक जो है वो बहुत ही महान शासक बताया जाता है। क्यों बताया जाता है, क्योंकि उन्होंने अच्छा काम किया होगा। तो आपके जो मौर्य वंश है ना, जो मौर्य वंश, उसमें 3 अच्छे राजा आए थे, ठीक है। राजा कह सकते हो, शासक कह सकते हो, ये आए थे। जैसे पहले आपका कौन सा आ गया, चंद्रगुप्त मौर्य आता है, दूसरा आपका आया था बिंदुसार, तीसरा आया था अशोक। तो इसमें चंद्रगुप्त और अशोक जो थे बहुत ही महान क्या थे, शासक थे, ठीक है। तो इनके बारे में हम पढ़ेंगे। और जो बिंदुसार थे, इनमें ये मतलब महान ज़्यादा नहीं थे, लेकिन इनका भी जिक्र किया जाता है, ठीक है। तो हम आ जाते हैं अपने चैप्टर की तरफ। ये तो थोड़ा क्या था, आपका थोड़ा कॉन्सेप्ट था, इसलिए मैं क्लियर करना चाहता था। अब आते हैं चैप्टर की तरफ। तो चैप्टर में आपको ये पढ़ना है कि जो अपना चैप्टर शुरू होता है कि बोला गया है कि ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारी, जिनका नाम था जेम्स प्रिंसेप, ने 1830 में क्या किया, एक ब्राह्मणी और एक खरोष्टी,
लिपि का उन्होंने क्या किया, खोज किया। ठीक है, खोज किया ब्राह्मणी और खरोष्ठी लिपि का खोज किया। जो ब्राह्मणी और खरोष्ठी लिपि थी ये अभिलेख और सिक्कों पर लिखी जाती थी। तो इसका मतलब निकालने के लिए इन्होंने क्या किया, इस पुरातात्विक और इतिहासकारों द्वारा इसकी खोज करवाई। तो पता चला जेम्स प्रिंसप को कि जो ये खरोष्ठी और ब्राह्मणी लिपि है उसमें लिखा है पियदसी। तो पियदसी होता क्या है, तो पियदसी का मतलब था मनोहर मुखाकृति वाला राजा। तो मनोहर मतलब जो एकदम सुंदर, ठीक है, स्मार्ट, ब्यूटी राजा जो हो, जो देखने में बहुत ही सुंदर हो, ठीक है, सौंदर्य उसका बहुत अच्छा हो, उसे बोलते हैं हम, क्या बोलते हैं उसे बोलते हैं मनोहर मुखाकृति वाला राजा। तो जो उन्होंने निकाला था ब्राह्मणी और खरोष्ठी जो लिपि थी, जो सिक्के और अभिलेखों पे लिखी जाती थी, उस पर पियदसी लिखा होता था। इसका मतलब था मनोहर मुखाकृति वाला राजा। ठीक है, ये आप पढ़ लिए कि इसका मतलब क्या था। तो इसी में ये भी बताया गया था कि जो सिक्कों में ही मतलब अभिलेखों में मिला था कि जो अशोक था ना, अशोक बहुत ही महान राजा था। ठीक है, अशोक को उसमें बताया गया है बहुत ही महान राजा था। और फिर इसके बाद अब आपका देखो इसमें आया था भी लेख और अभिलेख के क्वेश्चन ज़्यादातर पूछे जाते हैं पेपर में। ठीक है, सीबीएसई पेपर में जो 12th की है, ठीक है, उसमें पूछे जाते हैं भाई लेख और अभिलेख होता क्या है, अभिलेख होता है क्या आपका। तो मैं बताता हूँ अभिलेख होता है क्या। तो अभिलेख का मतलब ये होता है कि कोई धातु, ठीक है, कोई धातु, कोई लकड़ी, बर्तन के, मिट्टी के बर्तन पे क्या होता है, खुदे लेख को अभिलेख कहते हैं। दोबारा एक बार सुन लो, कोई मिट्टी का बर्तन, कोई धातु, कोई लकड़ी, उस पे क्या होता है, खुदा हुआ होता है, खुदा हुआ जो लेख होता है उसी को बोला जाता है अभिलेख। ठीक है, जैसे कि मैं फॉर एग्जांपल आपको बताता हूँ और स्क्रीन पे आप देख सकते हो कि आप जैसे कि मंदिर में आप जाते हो, मंदिर पे क्या होता है, बहुत ही खुदे अक्षरों में क्या लिखा होता है द्वार पे। ठीक है, या भाई उस मंदिर में कोई भगवान हो उनका नाम लिखा होगा, या और कुछ जो बनवाया होगा उसके बारे में लिखा होगा। ठीक है, तो वही आपके होते हैं अभिलेख, मतलब खुदे हुए अक्षरों में, ठीक है, गाढ़े अक्षरों में लिखे होते हैं, उसे बोलते हैं अभिलेख। तो आपको समझ में आ गया होगा कि अभिलेख होता क्या है। तो अभिलेख देखो, अभिलेख होता क्या था, अभिलेख में ये होता था ना कि जो राजा होते थे, पहले के जो राजा होते थे, शासक होते थे, उनके बारे में पूरा उसमें ब्यौरा लिखा होता था कि राजा ने भाई कितने मंदिर बनवाए, कितने किस दान दिए, कितने भाई दान लिए। ठीक है, और उनकी प्रजा जो थी अच्छे से रह रही थी कि नहीं उनके शासन काल में। ठीक है, रोड कितने बनवाए, विकास कितने किए, ठीक है, व्यापार में क्या किया। ठीक है, ये सब मतलब उनके जो भी कर्म कांड थे, धर्म से लेकर सामाजिक संस्कृति से लेकर सब कुछ इसमें लिखा जाता था। किसमें भाई, अभिलेख में लिखा जाता था। ठीक है, तो आपको अभिलेख तो एकदम क्लियर हो गया होगा कि अभिलेख होता क्या है। ये तो क्लियर हो गया होगा आपको अभिलेख क्या होता है। अब इसके बाद हम आ जाते हैं कहाँ पे, अब आ जाते हैं हम यहाँ पे कि भाई एक क्वेश्चन आपका ये आ जाता है कि भाई इस चैप्टर में इसके बारे में ज्यादा जिक्र किया है, जनपद और महाजनपद। ठीक है, तो महाजनपद और जनपद होता है क्या, ये क्वेश्चन बार बार आता है। ये मोस्ट रिपीटेड एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। ठीक है, ये 10 सालों से रिपीट किया जा रहा है क्वेश्चन, तो आता है जरूर क्वेश्चन। ये जनपद और महाजनपद में अंतर बताएं। तो जनपद में बता दो, जन मतलब क्या होता है, लोग होते हैं। पद मतलब क्या होता है, पैर होता है। ठीक है, जन मतलब लोग और पद मतलब पैर, मतलब जहाँ पे लोगों का जो होता है, पैर का मतलब वो लोग, मतलब वहाँ पे वो रहते हो। ठीक है, मतलब रह रहे होते हैं, तो लोग जहाँ रह रहे होते हैं ना उसी को जनपद कहते हैं। ठीक है, जनपद कहते हैं। और महाजनपद क्या होता है, महाजनपद का मतलब होता है मतलब जहाँ लोग रह रहे होते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा संख्या में रह रहे होते हैं और उसका जो फैलाव होता है बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, उसे महाजनपद कहते हैं। तो जनपद और महाजनपद में हम अंतर समझ गए होंगे कि जनपद क्या होता है, जन मतलब लोग और पद मतलब पैर, जहाँ पे लोगों का क्या होता है, बहुत सारे लोग इकट्ठा होते हैं और रहते हैं, उसे बोलते हैं जनपद। और जनपद छोटा होता है महाजनपद से, और महाजनपद बड़ा होता है। ठीक है, ये आपको मतलब समझ में आ गया होगा कि क्या था जनपद और महाजनपद। अब इसके बाद हम आ जाते हैं यहाँ पे कि हमारे चैप्टर में ये इसके बारे में बहुत ज्यादा जिक्र किया है कि 16 महाजनपद लिखा है। ठीक है, 16 महाजनपद, और ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। जो 16 महाजन पद है ना, तो उसमें भाई कुछ महाजन पदों को ज़्यादा ही मतलब महत्वपूर्ण माना गया है, क्योंकि जो महाजन पद थे, मतलब समझ लो महाजन पद होता क्या था। तो महाजन पद होता था कि उस समय बोला जाता था, जैसे आज के टाइम पे अपने 28 राज्य है ना, तो उस समय क्या थे, 16 राज्य थे, तो उसी को बोला जाता था महाजन पद। और उस टाइम पे जो 16 राज्यों में से जो कुछ जो महत्वपूर्ण राज्य थे, शक्तिशाली थे, ताकतवर थे, उनका नाम लिया जाता है। जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, इसमें ताकतवर और शक्तिशाली राज्य में बताता हूँ। एक है अब आपका वजी, गंधार, पंचाल, और आपका आ गया मगध। ठीक है, कौशल, ये सब क्या है आपके, ये कुछ मैं आपको 16 महाजन पदों में से कुछ का नाम बताया हूँ जो शक्तिशाली और ताकतवर क्या थे, राज्य थे उस टाइम पे। ठीक है, तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि 16 महाजन पद क्या थे। और मैं ये भी बता दूं कि जो 16 महाजन पद था, ये ना जो आपके भगवान महावीर और भगवान बौद्ध जो हैं, बुद्ध भगवान
जो जैन धर्म और बौद्ध धर्म से रिलेटिव हैं, संबंधित रखते हैं, वो भी लोग क्या कर रखे हैं, उनको भी मतलब 16 महाजन पदों में ये भी बहुत ही जिक्र करते हैं 16 महाजन पदों का, कि 16 महाजन पद होता क्या है, कैसे क्या क्या हुआ था। इनके मतलब धर्म ग्रंथ में भी ये सब लिखा हुआ है, ठीक है। सूत पीटक, नाम पीटक, जो भी इनका ग्रंथ होता है उसमें ये सब लिखा हुआ है। बौद्ध और जैन धर्मों के जो थे संस्थापक, जैसे कि आपके महावीर और गौतम बुद्ध जो थे वो थे बौद्ध धर्म के, और आपके जो ऋषभनाथ थे वो जैन धर्म के थे। तो आपको ये पता होगा। तो चलो ये तो ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, हमें जो हमारा टॉपिक उसे पढ़ना है। तो इसके बाद आपको ये तो समझ में आ गया आपका कि भाई 16 महाजन पद होता क्या था, ठीक है। तो 16 महाजन पदों में से भाई एक आपका था सबसे महत्वपूर्ण, और ये 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में क्या हुआ था, ये बहुत ही वर्चस्वशाली और ताकतवर माना गया। इसको क्यों माना गया तो मैं आपको बताता हूँ। इसमें उसका नाम भी सुन लो कि उसका नाम था मगध, ठीक है। मगध जो था उस टाइम पे सबसे शक्तिशाली और सबसे वर्चस्वशाली, हर चीज से सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक रूप से क्या था, ये बहुत ही अच्छा था, ठीक है। तो इसको क्या दिया गया, इसको बना दिया गया 16 महाजन पदों में से राजधानी, ठीक है। क्या बना दिया, राजधानी। उस समय क्या होता था, ये मगध को लोग बोलते थे राजगीर। राजगीर का मतलब होता है राजा का घर, राजा का गृह, ठीक है। तो ये था। तो भाई अब आ जाता है क्वेश्चन की 16 महाजन पद में जो मगध था, मगध को क्यों शक्तिशाली माना जाता है, क्यों महत्वपूर्ण माना जाता है। तो मैं आपको बता दूं कि मगध को क्यों शक्तिशाली माना जाता है। तो जो मगध था ना, मगध में क्या था, कृषि की जो उपज थी बहुत ही अच्छी थी, कृषि बहुत अच्छी होती थी। ये आपका पहला पॉइंट है कि ये मगध में कृषि बहुत अच्छी होती थी। दूसरा पॉइंट ये है कि वहाँ पे लोहे का उत्पादन और उत्खनन किया जाता था। उस टाइम पे वो पड़ता था कर्नाटक में, ठीक है। और फिर इसके बाद ये है कि भाई वहाँ पे हाथियों का बहुत ही ज़्यादा पाया गया, हाथियों को बहुत ज़्यादा पाया गया है, क्योंकि हाथियों का क्या होता था उस समय में, सेना का संचालन किया जाता था। सेना क्या करती थी, युद्ध करती थी हाथियों पर बैठकर। तो हाथियों का भी बहुत ही वहाँ पे मतलब वो मिले हैं, अभिलेख मिले हैं, ठीक है। और इसके बाद ये बोला गया है कि वहाँ पे जो शासक थे, शासक जो वहाँ पे मतलब सबसे देखो इम्पोर्टेंट ये होता है कि जो राज्य होता है, ठीक है, उसमें सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट जो योगदान होता है वो शासक का होता है। क्योंकि जो शासक है, शासक ही क्या करेगा, राज्य को अच्छा और विकसित और शक्तिशाली बनाएगा। तो अगर पेपर में आ जाएगा तो आप बताओगे कि भाई जो मगध है शक्तिशाली और ताकतवर क्यों था, महत्वपूर्ण क्यों था। तो आप बताओगे मगध जो था, मगध में क्या था, कृषि का उपज बहुत अच्छा था, वहाँ पे लोहे का उत्खनन होता था। क्योंकि लोहा जो होता था, लोहे से क्या होता था, औजार बनाए जाते थे, ठीक है, औजार बनाए जाते थे और किलेबंदी की जाती थी, ये सब किया जाता था उससे, ठीक है। मतलब लोहा बहुत ही महत्वपूर्ण था उस टाइम पे, और आज के टाइम पे भी महत्वपूर्ण, आप जानते ही होंगे। और हाथी भी थी वहाँ उस टाइम पे, क्योंकि हाथी से उस समय क्या होता था, युद्ध होता था और भी बहुत सारे कार्य किए जाते थे, संचालन किया जाता था देश का। और वहाँ पे क्या हुआ, वहाँ पे अब आपके वो भी शासक जो थे, बहुत ही अच्छे शासक, ताकतवर जो शासक होते हैं, वही क्या करते हैं, अपने राज्य का विकास करते हैं। तो जो मैं बताऊँ, मगध में जो शासक आए थे, शासकों का नाम था आपका, मैं बता रहा हूँ कि एक बिंबिसार था, अजातशत्रु था, और एक थे महापद्म नंद। बिंबिसार और आपके अजातशत्रु और महापद्म नंद, ऐसे जो शासक थे, जो महान शासक थे, जिन्होंने क्या किया, राज्य को और ज़्यादा विकसित किया, ठीक है। तो ये बातें थी कि मगध जो महत्वपूर्ण क्यों माना जाता, तो आपको पता चल गया होगा कि मगध को महत्वपूर्ण क्यों माना जाता है, ठीक है। तो अब हम ये जो वीडियो है, वीडियो थोड़ी ज़्यादा हो गई है, तो इसलिए हम क्या करते हैं, इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। क्योंकि ये वीडियो जो है मैं आपको 4 पार्ट में बनाऊंगा, ठीक है। और 4 पार्ट आप देखना, ये पहला पार्ट है, दूसरा पार्ट बनाऊंगा, ठीक है। दूसरे पार्ट में आप बताऊंगा, ये चैप्टर बहुत ही लेंथी है। तो मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट वीडियो में। एंड अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करना, और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, ताकि मेरा जो मोटिवेशन बढ़े और मैं आगे और वीडियो जो है सेकेंड पार्ट बनाऊँ। थैंक यू सो मच फॉर दिस वीडियो।